स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस ऑफ माई सेल्फ संजय कुमार। आज मैं आपको नई अपडेट लेके आया हूँ इजराइल हमास वार से रिलेटेड। हमास यह स्वीकार करता रहा है कि पूरे फ़लस्तीनी क्षेत्र में उसके पास सैकड़ों किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंगों, बंकरों और एक्सेस शाफ्ट का एक बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इस बात से हमेशा इनकार किया है, स्वीकार भी किया और इनकार भी किया है। तो आपको बताते हैं, हमास का गुप्त ठिकाना इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के नीचे बना रखी थी 55 मीटर की मजबूत लंबी सुरंग। 55 मीटर काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग 160 फीट के आसपास हो गया। इजराइल हमास जंग का आज आपको बता दें 45वां दिन है, 45वां दिन है। 7 अक्टूबर पर 7 अक्टूबर के ठीक दिन में इजराइल में हमास ने वो कहर बरपाया था और उसमें बहुत सारे विदेशी इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। और आपको बताएं कि इजरायली सुरक्षा बल लगातार हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को इजरायली सुरक्षा बल आईडीएफ ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे फ़लस्तीनी गोरखों द्वारा खोदी गई एक सुरंग का वीडियो जारी कर दिया। यह सुरंग लगभग 55 मीटर लंबी, 10 मीटर गहरी है। काफ़ी लंबी सुरंग है। हालांकि हमास ने इससे इनकार किया है कि उसकी सुरंगें अस्पताल जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे के नीचे स्थित हैं। हमास यह स्वीकार करता रहा है कि पूरे फ़लस्तीनी क्षेत्र में उसके पास सैकड़ों किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंगों, बंकरों, एक्सेस शाफ्ट का एक बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इस बात से हमेशा इनकार किया है कि ये सुरंगें और बंकर अस्पताल जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे के नीचे भी हो सकती हैं। इस बीच गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल में हमास के खिलाफ लॉन्च ऑपरेशन के अपडेट में आईडीएफ ने कहा कि उसके इंजीनियरों ने 10 मीटर गहरी 55 मीटर की दूरी में विस्फोट रोड दी दरवाजे तक जाने वाली सुरंग का पता लगा लिया है। मतलब चाहे कितना ही बम बरसे पर उस सुरंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आईडीएफ ने सोशल मीडिया एक्सेस पर इस सुरंग का एक वीडियो पोस्ट कर दिया। आईडीएफ और आईएसए बलों ने एक खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान अल शिफा हॉस्पिटल के कंपाउंड में 10 मीटर से 10 मीटर गहरी और 55 मीटर लंबी एक आतंकी सुरंग का खुलासा किया है। सुरंग के प्रवेश द्वार में विभिन्न रक्षा तंत्र शामिल हैं, जैसे विस्फोट प्रूफ दरवाज़ा, फायरिंग हॉल। यह हमास द्वारा इजरायली बलों को प्रवेश करने से रोकने के लिए बनाया गया है। हम कई हफ्तों से दुनिया को हमास द्वारा गाजा के निवासियों और शिफा हॉस्पिटल के मरीजों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में बता रहे हैं और उसके पुख्ता स्वरूप ये मिल गए। ये बात बोली है किसने? इजराइल ने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस इजराइल की बात से। वीडियो के साथ एक सैन्य बयान में कहा गया है कि सुरंग के नीचे धनुषाकार कंक्रीट की छत के साथ एक संकीर्ण मार्ग दिखाया गया है, जो एक भूरे रंग के दरवाजे पर समाप्त होता है। इस प्रकार के दरवाजे का उपयोग हमास आतंकवादी संगठन द्वारा इजरायली बलों को कमांड सेंटरों और हमास से संबंधित भूमिगत संपत्तियों में प्रवेश करने के लिए रोका जाता है। बयान में यह नहीं बताया गया कि दरवाजे के पार क्या था। इसमें क्या कहा गया है कि सुरंग तक शिफा परिसर के भीतर एक शेड में खोजे गए शाफ्ट के माध्यम से पहुंचा गया, जिसमें गोला बारूद भरपूर तरीके से भरा हुआ है। जय हिंद, जय। आप तो जानते ही होंगे इजराइल और हमास का तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, और इसी बीच में हूती विद्रोही, जो यमन की हूती विद्रोही हैं, शिया समुदाय के लोग हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाल सागर से इजराइल से आने वाले एक सामान लादने वाले शिप को ही अगवा कर लिया, और जो भारत आ रहा था, और भारत के साथ इजराइल की बॉन्डिंग है। तो इन सब के बारे में हम ये जानकारी देना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हु आर हूतीज। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को दुनिया को चौंका दिया। दुनिया के लोग, पूरी दुनिया सन्न रह गई। हूती के लड़ाकों ने जो कसम खाई थी या धमकी दी थी कि हम इजराइल के किसी भी विमान को या फिर किसी भी लड़ाकू विमान को या फिर जहाज़ को हम
टारगेट करेंगे। लाल सागर में भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। इसके साथ ही हूतियों ने एक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया, जिससे वो इस जहाज में कूदे और फिर क्रू को बंधक बनाते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। जहाज के इजराइल के लोगों से जुड़े हुए होने की वजह से जहाज में जो लोग थे वो इजरायली थे। हूती विद्रोहियों ने इस जहाज को अगवा किया और जिसके क्रू में कई देशों के मेंबर शामिल होते हैं। हर एक जहाज में ऐसा होता है। आपको बताएं, गाजा पट्टी में हमले के बाद से इजराइल को धमका रहे हैं हूती और इजराइल के खिलाफ हमास की मदद का भी ऐलान किया। समुद्र में जहाज को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद इजराइल को बहुत बड़ा झटका दिया है। यमन के हूती विद्रोही जो यहूदियों के खिलाफ हैं, यहूदियों से जलते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, ने कुछ समय पहले हमास को समर्थन देने का ऐलान तो किया था और ये भी कहा कि हम इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। इसके बाद उसने इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए मिसाइल और रॉकेट हमले भी किए। लेकिन रविवार को हूतियों ने इजराइल ही नहीं दुनिया भर को चौंकाते हुए लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को अगवा कर लिया। इजराइल से जुड़ा ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। इस घटना से सबकी निगाहें हूतियों की ओर घूम गई हैं। इस बात का भी अंदेशा जताया लगा है कि आने वाले समय में हूतियों की ओर से इस तरह की कुछ और घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। हूती विद्रोहियों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने समुद्र से इजरायली जहाज का अपहरण कर लिया है, अब जो करते बनते हो वो करो। जहाज में सवार लोगों को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। जहाज में सवार लोगों के साथ वह इस्लामिक मूल्यों के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं। इस जहाज को हालांकि ब्रिटिश कंपनी का बताया जा रहा है, लेकिन हूती इसे इजरायली जहाज कह रहे हैं। बीच समुद्र से जहाज का अपहरण करने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि इस समूह ने ऐसा क्यों किया और इजराइल के साथ ही क्यों किया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो अब सुरक्षित नहीं रहे पूरी दुनिया में। 1990 के दशक में हुई हूती विद्रोहियों की शुरुआत। ईरान से समर्थन पाने वाले हूती संगठन का जन्म यमन 1980 और 1990 के बीच में इसी दशक में हुआ था। आंदोलन एक विजय प्राप्त करने की तरह था, जिसे हूती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हूती विद्रोही परिवार ने शिया इस्लाम के जायदी संप्रदाय के समर्थन से आंदोलन शुरू किया था और हूतियों ने कभी यमन पर शासन किया था, लेकिन समय के साथ अपनी संपत्ति खो दी और हाशिए पर चले गए। हूतियों का अमन सरकार के साथ टकराव हमेशा बना रहता है और यमन में एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई। अपनी सरकार के साथ साथ सऊदी अरब के साथ भी हूतियों का सीमा पर टकराव हो चुका है। हूतियों का यह ग्रुप यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूतियों ने 2004 से लेकर के 2010 तक यमन के सालेह सरकार की सेना से 6 बार युद्ध किया है। साल 2011 में अरब देशों सऊदी अरब, यूएई, बहरीन के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध शांत हुआ था। इन सभी देशों की साझा सेनाओं को भी हूतियों ने लंबे समय तक छकाया था, परेशान किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास लगभग 2 लाख की सेना है। समझ रहे, ऐसे वैसे नहीं, जिनके पास रॉकेट हैं और छोटी मिसाइल जैसे हथियार हैं। तो इन हूती विद्रोहियों को खड़ा किसने किया है? ईरान ने। ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई ना कोई दाव हमेशा चलता रहता है, जिससे उसकी मुस्लिम वर्ल्ड में वाहवाही होती रहे। हूतियों ने जहाज का अपहरण किया क्यों है? हूतियों ने लाल सागर से मालवाहक जहाज को इसलिए अगवा किया है क्योंकि उनको लगा कि ये इजराइल का है। दरअसल जहाज के मालिकों को रेकार कैरियर्स नामक कंपनी से जोड़ा गया है। इस कंपनी की स्थापना इजराइल के बड़े कारोबारी अब्राहम रामी उगर ने की है। कंपनी के नाम से हूतियों को लगा कि ये जहाज इजराइल का है। इजराइल पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जहाज का स्वामित्व एक ब्रिटिश कंपनी के पास है और इसे जापानियों द्वारा संचालित किया जाता है। जहाज के चालक दल के 25 सदस्यों में से कोई भी इजरायली नहीं है।
तो फिर क्यों अगवा कर लिया है? ये कहानी थी हूतियों के कहानियाँ, हूतियों से जुड़ी हुई कहानी। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको जोड़ दें कि हूती कोई ऐसे वैसे विद्रोही नहीं है। ये खूंखार हूती विद्रोही संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब को निशाना भी बना चुके हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला किया था और अबू धाबी पर हुए इस हमले में 2 भारतीयों की मौत भी हो गई थी। हूती विद्रोहियों ने विदेशियों पर और हमले की चेतावनी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी के मुख्य एयरपोर्ट पर सोमवार को आग लगा दी गई। इसमें 2 भारतीय नागरिकों समेत 3 लोगों की मौत भी हो गई, 6 अन्य घायल भी हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय अड्डे को निशाना बनाया गया। यूएई की राजधानी अबू धाबी के मुख्य एयरपोर्ट पर सोमवार को आग लग गई और 3 ईंधन टैंकरों में विस्फोट हो गया। इसमें 2 भारतीय नागरिकों समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। अबू धाबी पुलिस ने इसके लिए ड्रोन हमले को जिम्मेदार ठहराया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। हूती के सैन्य प्रवक्ता याहिया सरेई ने कहा कि उनके समूह ने यूएई में अंदर तक हमला किया है। सवाल है कि अगर हूती विद्रोही यमन को निशाना बना रहे हैं। दरअसल यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की बहाली के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है। यमन के गृह युद्ध में लड़ाई के लिए यूएई सऊदी अरब संगठन 2015 में शामिल हो गया था। यूएई ने हाल के हफ्तों में यमन में हूतियों के ठिकानों के खिलाफ अपने हवाई अभियान को तेज कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि वह इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे और इस हमले का भरपूर आनंद उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो यमन हूती विद्रोही seized a ship in Red Sea with link to Israeli company. Japan government confirmed capture of ship appealing to Houthi and Iranian authorities for ship to release of vessel. Jerusalem, Israel said on a Sunday at Yemen Houthi had seized a British-owned Japanese-operated cargo ship in the southern Red Sea, describing the incident as an Iranian act of terrorism with consequences for international maritime security. The Houthis said that had seized a ship in that area but described it as Israeli. We are treating the ship's crew in accordance with Islamic principles and values, a spokesperson for the group said, making no reference to the Israeli account. The Houthis, an ally of Tehran, means Iranian supporters, have been launching long-range missile and drone salvos at Israel in solidarity with the Palestinian or Palestine Hamas fighting in Gaza. We strongly condemn such act. Chief Cabinet Secretary of Hirokazu Matsuno told a news conference, no Japanese national are among the crew, he said. Galaxy Leader is owned by a company registered under the Isle of Man headquarters Ray Car Carrier, which is a unit of Tel Aviv Incorporated Ray Shipping, according to LSEG data. Ray Car Carrier and Ray Shipping could not be immediately reached for comment outside business hour. Japan's Nippon Yusin 9101.T, also known as NYK, said a company had set up a task force to gather more information, including on the safety of the 25 members who are from Philippines, Bulgaria, Ukraine, Romania, Mexico. The vessel, a car carrier, had been heading toward India from Europe with no cargo. A spokesperson said last week Houthi leadership said their forces would make further attack on Israel and they could target Israeli ship in the Red Sea and the Bab al-Mandeb Strait. The US was monitoring the situation, a defense official said. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu office said a ship which
it did not name had been seized. There were no Israeli abroad means Israeli persons are not uh, है ना abroad means shipper नहीं थे, and Israel was not involved in its ownership or operation. His office said, "This is another Iranian act of terrorism that represents an escalation in Iran's belligerence against the citizens of free world with concomitant international ramification via with the security of global shipping routes," his office said. Earlier on Sunday, the Houthis said all ships on or operated by Israeli companies or carrying the Israeli flag could be targeted. जय हिंद जय भारत. In Hindi version, you can listen this video also. अमेरिका को तंगड़ा झटका देने वाले हैं भारत और यूएई. ऐसा क्या होने वाला है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और यूएई अपनी सैन्य शक्ति या फिर कह सकते हैं एयरफोर्स की ताकत बढ़ाना चाहते हैं. इसी के साथ साथ भारत और यूएई ने साथ मिलकर रूसी फाइटर जेट Su-57 बनाने की तैयारी कर ली है. रसिया टेक्नोलॉजी देगा. भारत और यूएई अगले कुछ दिनों में रूस के सुखोई 57 का निर्माण साथ में मिलकर कर सकते हैं. इस खबर को विशेषज्ञ एक बड़ी सफलता करार दे रहे हैं. उनकी माने तो इस कदम से अमेरिका का प्रभाव कम हो सकेगा. इस जेट को पिछले दिनों एक एयर शो में देखा गया था. रूस के सुखोई 57 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. और आपको बताएं कि अभी पिछले दिनों दुबई में एयर शो हुआ था जिसमें वर्ल्ड की सारी एयरफोर्स की अपने है ना फाइटर जेट की नुमाइश की थी. एयर शो में बस यही दिखावा होता है कि फाइटर जेट खरीदे दें और अमेरिका अपना शो करता ही है. रूस की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 की पेशकश भारत और यूएई को की जा सकती है. अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दोनों देश इस जेट का साथ में मिलकर निर्माण कर सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो फिर यह एक बड़ा कदम होगा. उनका मानना है कि ऐसा होने से अमेरिका का मध्य पूर्व में प्रभाव कम हो सकता है. रूस के इस जेट को काफ़ी ताकतवर बताया जा रहा है. उनकी माने तो यह फाइटर जेट अमेरिका की कुछ जेट्स भी कहीं ताकत बताया जा रहा है, अमेरिका के कुछ जेट से भी. तो रूस इसमें मदद करेगा, टेक्नोलॉजी देगा. क्या बोले रक्षा विशेषज्ञ? न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की तरफ से बताया गया कि भारत और यूएई ने एक जेट को साथ में मिलाकर रुचि दिखाई है. और एजेंसी ने विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी के हवाले से लिखा है कि अगर भारत इन लड़ाकू विमानों का निर्माण और रूस के साथ शुरू करता है तो यह रक्षा क्षेत्र में एक और सुनहरा कदम होगा. उनका कहना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा रक्षा के क्षेत्र में खर्च होता है और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अमेरिका दूसरे देशों को रक्षा सहयोग की पेशकश तो करता है लेकिन अपना हक भी जताना शुरू कर देता है. अमेरिकी जेट से भी बेहतर है ये सुखोई 57 5th जनरेशन का. विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका नहीं चाहता कि मध्य पूर्वी देश उसके अधिकार के दायरे से बाहर काम करें. लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका को अब यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है और मध्य पूर्व देश कई कदम उठाने जा रहे हैं. प्रफुल्ल बख्शी के मुताबिक रूस की 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 अमेरिका के F-22 और F-35 लड़ाकू विमानों से कहीं ज़्यादा बेहतर है. उन्होंने बताया कि प्रफुल्ल बख्शी के मुताबिक रूस की 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 अमेरिका के F-22 और F-35 लड़ाकू विमानों से कहीं ज़्यादा बेहतर है. उन्होंने बताया कि जेट हाई सुपर क्रूज, सुपर सेल और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी क्षमताओं से लैस है. यहाँ तक कि दुश्मन का रडार भी इसका पता नहीं लगा पाएगा. दुबई एयर शो में मिली झलक. दुबई एयर शो में पेश किए गए सुखोई 57 को रूस की रोसोवोरोनेक्सपर्ट कंपनी ने तैयार किया है और
इसे एयर शो 2023 के दौरान लेटेस्ट एयर लॉन्च हथियारों के साथ पेश किया गया था। कंपनी की माने तो यह एक हाईटेक प्रोडक्ट है। इसके प्रचार के लिए कंपनी रूस के कुछ रणनीतिक भागीदारों के साथ तकनीकी बातचीत कर रही है। साथ ही रूस के साथ अंतिम उत्पाद और संयुक्त विकास के तरीके के अलावा इसके उत्पादन पर भी चर्चा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।